ओके तो यहाँ पर कहाँ पे हम मैकेनिकल पावर आउटपुट। तो ये हमारा क्या है, मैकेनिकल ग्रॉस मैकेनिकल आउटपुट, ठीक है, 15,606 वाट। तो मैकेनिकल पावर तो हमने कैलकुलेट कर ली। आप इस फॉर्मूले में इसको पुट करो और रोटर इनपुट क्या आ रहा है ये हमें बताओ, इसको इस इक्वेशन में पुट कर दो। अच्छा हाँ पुट करो। डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.25, इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आ रहा है। Sir, 15,490.5. 15,490.5 52. 52, okay, 16,490.52 वाट। तो ये है हमारा रोटर का इनपुट पावर, ठीक है। तो हमें तो रोटर कॉपर लॉस कैलकुलेट करना होगा। तो रोटर कॉपर लॉस जो है, अब यहाँ से रोटर कॉपर लॉस को कैलकुलेट। तो रोटर कॉपर लॉस हम जानते हैं, रोटर कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू रोटर इनपुट सबके पी आर। तो यहाँ एस का वैल्यू को पुट करो, रोटर इनपुट कितना आया है 16,490.52, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ये हमारा नंबर 2, ठीक है। देखो Sir, कितना 824.52. 824.5 वाट। तो ये है हमारा रोटर का कॉपर, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड क्या है, द इनपुट इफ द स्टेटर लॉसेस टोटल कितना है 1500। मतलब कि हमारा जो इनपुट पावर स्टेटर का जो इनपुट पावर है वो हमें निकालना होगा। तो बताओ आप, हम क्या करेंगे, स्टेटर इनपुट को कैसे निकालेंगे। स्टेटर इनपुट क्या होता है, रोटर इनपुट में स्टेटर लॉस माइनस कर देंगे। माइनस कर देने से तो कम हो जाएगा, इनपुट थोड़ी ना रोटर पावर से कम होता है, तो सॉरी सर, प्लस कर देंगे। प्लस कर देंगे। तो हमारा ये जो रोटर का जो आउट पावर है, ठीक है, ये जो रोटर का ये जो इनपुट पावर है ये एक्चुअली क्या है, स्टेटर आउटपुट है, ये एक्चुअली स्टेटर आउटपुट है। सो स्टेटर आउटपुट प्लस स्टेटर लॉसेस वो क्या होता है, स्टेटर इनपुट होता है। तो यहाँ पर हम रोटर इनपुट के साथ रोटर इनपुट दैट मीन यही हमारा स्टेटर आउटपुट है, ठीक है। रोटर इनपुट प्लस स्टेटर लॉसेस। तो अब हमारा जो रोटर इनपुट कितना है 16,490.5 प्लस स्टेटर लॉसेस कितना है 1500 वाट, इसके साथ 1500 हम प्लस कर देंगे, ठीक है। ये जो आएगा ये हमारा स्टेटर इनपुट पावर। तो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो। सर 17,990. 17,990.52।
वाट। तो ये हो गया हमारा स्टेटर का इनपुट पावर, मतलब मोटर का इनपुट पावर जो है यही है। अब फाइनली हमें इसका लाइन करंट को निकालना है, ठीक है। तो अब बताओ तो इसका लाइन करंट हम कैसे निकालेंगे? बताओ लाइन करंट कैसे निकालेंगे? सर पहले फेज करंट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? क्या निकालना होगा पहले? सर आईएल का फॉर्मूला तो √3 आई फेज होता है ना, तो पहले आई फेज करंट निकालना होगा। I²R फॉर्मूला? नो सर, तो सर पहले करंट फेज करंट निकालना होगा। पहले फेज करंट निकालना होगा, उससे हम लाइन करंट को निकालें। यस सर। फेज करंट हम कहाँ से निकालेंगे यहाँ पर? सोचो सोचो। सोचो। अच्छा बताओ तो हमारे जो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हमारा जो एक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? VI VI अपरेंट पावर हो गया, एक्टिव पावर VI cos phi। VI cos phi। तो यहाँ पर जो इनपुट पावर होगा, मतलब कि हम इसे VL IL cos phi लिख सकते हैं। अब 3 फेज है इसलिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा पावर का फॉर्मूला है, √3 VL IL cos phi। VL IL क्या है? यह है हमारा लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, cos phi पावर। तो अब ये जो पावर है, ये कौन सा पावर होगा यहाँ पर? जो पावर है, लाइन से जो पावर आ रहा है, ये कौन सा पावर है? रोटर इनपुट है, रोटर आउट है, ग्रॉस स्टेटर मैकेनिकल? इनपुट। हाँ, स्टेटर इनपुट। स्टेटर इनपुट, मतलब स्टेटर में जो पावर आ रहा है लाइन से, वो यही है रियल आयल कॉस। तो अब यहाँ पर इनपुट पावर को पुट करो, देखो यहाँ से आईएल क्यों? क्योंकि वीएल और कॉस फाई का वैल्यू तो यहाँ पर दिया गया है। देखो वीएल 500 वोल्ट दिया गया है एंड पावर फैक्टर का वैल्यू कितना है? 0. तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लाइन करंट को यहाँ से निकालेंगे। तो इनपुट पावर कितना है? 17,990.52। तो यहाँ से आईएल कितना आएगा? आईएल 17,990.52 डिवाइडेड बाय √3 इंटू VL। VL का वैल्यू कितना है? 500 इंटू पावर फैक्टर कितना है? 0.8। अब इसको कैलकुलेट करो और रिजल्ट बताओ।
24.15 एम्पियर। बोलो रिजल्ट कितना है? सर हम्म 24.15 एम्पियर। 24.15। 24.15 एम्पियर, ये हमारा लाइन करंट है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल पूरा क्लियर है? या कोई समझने में कोई दिक्कत? क्लियर है ना? यस सर। ओके, सो पावर से हम पावर स्टेज से 4 न्यूमेरिकल हमने दिखाया। बाकी तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे, बुक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल मिल जाएगा, वहां से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। सो इक्विवेलेंट, फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने से पहले कुछ स्टेप हमें फॉलो करना होगा। ठीक है, जैसे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। बताओ सर, कंपेयर कर सकते हैं? हमने बताया था, हमने कंपैरिजन भी इससे पहले किया है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर और एक ट्रांसफार्मर। जैसे कि ट्रांसफार्मर में हम जानते हैं कि 2 वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी साइड में प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, सप्लाई साइड में प्राइमरी वाइंडिंग रहता है, एंड लोड साइड पे सेकेंडरी वाइंडिंग रहता है। और बीच में क्या है, क्या होता है? एक मैग्नेटिक सर्किट, जैसे कि कोर रहता है, कोर रहता है। वैसे ही एक इंडक्शन मोटर को अगर अगर रोटर को हम सेकेंडरी माने और स्टेटर को अगर हम प्राइमरी मानेंगे, और बीच का जो एयर है तो हम मैग्नेटिक सर्किट मानेंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर में कोर होता है। और रोटर का जो वाइंडिंग है, अगर उसे हम शॉर्ट कर देंगे, तब हम ट्रांसफार्मर के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब बोल सकते हैं कि स्टेटर वाइंडिंग करस्पॉन्ड टू ट्रांसफार्मर प्राइमरी एंड द रोटर वाइंडिंग करस्पॉन्ड टू ट्रांसफार्मर secondary. Therefore, an induction motor may be considered to a transformer primary and rotor winding correspond to transformer secondary. ठीक है, so अब देखो, जैसे कि ट्रांसफार्मर में तुम लोग इक्विवेलेंट सर्किट इससे पहले देखे हो, तो वैसे ही यहाँ पर भी एक इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करते हैं।
जैसे कि ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर ऊपर का जो ये है, ये हमारा मानो कि ये स्टेटर, इंडक्शन मोटर का स्टेटर है, और अंदर का ये वाला क्या है, ये हमारा रोटर, रोटर। और बीच में क्या है, क्या होता है बीच में, ये क्या है, ये एयर गैप क्या है। तो ये है हमारा स्टेटर वाइंडिंग एंड ये है हमारा रोटर वाइंडिंग। जैसे कि ट्रांसफार्मर में देखा है इक्विवेलेंट सर्किट तरह से बनता है, जैसे कि एक प्राइमरी होता है, फिर एक सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पर जो पैरामीटर रहता है, जैसे कि यहाँ पर V1 स्टेटर वोल्टेज, ये क्या होता है, ये हमारा रेजिस्टेंस, स्टेटर का रेजिस्टेंस है, स्टेटर वाइंडिंग का ये रेजिस्टेंस है R1, और स्टेटर वाइंडिंग का जो लीकेज रिएक्टेंस होता है वो X1 होता है। ठीक है, ये स्टेटर का लीकेज रिएक्टेंस है। जैसे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड में एक रेजिस्टेंस रहता है प्राइमरी वाइंडिंग का, एक लीकेज रिएक्टेंस रहता है, वैसे ही यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस एक लीकेज रिएक्टेंस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो होगा E1 जैसे कि ट्रांसफार्मर में हमने देखा है प्राइमरी में अगर हम सप्लाई देंगे तो वहां पर एक प्राइमरी वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, वैसे यहाँ पर भी एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जिसको हम E1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, E1। अब देखो यहाँ पर पैरेलली और एक सर्किट होगा, कौन सा होगा याद है, ट्रांसफार्मर में तुम लोग पढ़ चुके हो। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दो ब्रांच रहता है, एक रेजिस्टेंस का, एक रिएक्टेंस, ऐसा। क्यों, ये है हमारा I0 मतलब के नो लोड करेंट। ठीक है, नो लोड करेंट। तो नो लोड करेंट जब होता है, नो लोड करेंट मतलब मान लो कि यहाँ पर कोई भी लोड नहीं, तब क्या होता है, तब ये जो हमारा करंट होता है नो लोड करंट दोनों ब्रांच में डिवाइड होता है, इसका दो पार्ट होता है। कौन सा होता है, एक वर्किंग कंपोनेंट होता है और एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ट्रांसफार्मर में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वर्किंग कंपोनेंट जो है, वर्किंग कंपोनेंट नो लोड में क्या करेगा, नो लोड में मोटर का जो नो लोड लॉसेस है, लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, मोटर का नो लोड लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर RC लिया है, ये नो लोड लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। आई सफिक्स W मतलब वर्किंग करेंट, और इस साइड पे होगा I सफिक्स M मतलब के मैग्नेटाइजिंग करेंट। तो यहाँ पर I0 नो लोड करेंट इक्वल टू क्या होता है, IW प्लस IM। तो IW क्या होता है, वर्किंग कंपोनेंट, IM क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये एक फेजर समस्या, ठीक है। तो आई वर्किंग जो होता है इसका काम क्या है, अभी हमने बताया कि नो लोड लॉसेस को ये रिप्रेजेंट करता है, और मतलब कि नो लोड जो लॉसेस होता है वर्किंग कंपोनेंट के वजह से ही होता है। ठीक है,
और हमारा यहाँ पर जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या करता है सौरभ? सर कॉपर लॉ। कॉपर लॉस। कॉपर लॉस यहाँ पर कहाँ से मिलेगा? मैग्नेटाइजिंग ट्रांसफार्मर में मैग्नेटाइजिंग करंट का नाम सुना है ना? दो पार्ट होता है, एक वर्किंग कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। सो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, मतलब मैग्नेटिक सर्किट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड होता है वो मैग्नेटाइजिंग करंट के वजह से ही होता है, ठीक है। सो ये जो पैरेलली ये जो ब्रांच है, ठीक है, इसको हम XM से डिनोट करते हैं, XM। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वर्किंग कंपोनेंट जो होता है वो नो लोड लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? ये हमारा I1 है, I1, I1। अब देखो रोटर, ये तो स्टेटर हो गया। अब रोटर में क्या है? रोटर में यहाँ पर भी एक सेकेंडरी में ट्रांसफार्मर में जैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, यहाँ पर भी सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, मतलब रोटर पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। और हम जानते हैं वो क्या है? E2 डैश, E2 डैश। तो E2 डैश क्या होता है? S इंटू E2। ये हमारा सेकेंडरी ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और सेकेंडरी जो सेकेंडरी मतलब यहाँ पर इंडक्शन मोटर का जो रोटर है वही ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी हम कंसीडर करते हैं। तो इसका जो रोटर है, रोटर में एक रेजिस्टेंस रहता है, रिएक्टेंस रहता है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को R2 से हम डिनोट करते हैं, और जो रिएक्टेंस होता है S इंटू X2, ठीक है, S X2 से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रोटर। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा इक्विवेलेंट सर्किट है, लेकिन ये अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट नहीं है। अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट को दिखाने के लिए हमें ये स्टेप को पहले देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको जानना पड़ता है। तो यहाँ पर समझ चुके होंगे कि प्राइमरी में ये सब सारे चीज क्यों है, सेकेंडरी में क्यों है, हमने बता दिया। कौन कौन पैरामीटर किस किस को रिप्रेजेंट करता है ये हमने यहाँ पर दिखा दिया। तो यहाँ पर सेकेंडरी साइड में भी, मतलब रोटर सेक्शन में भी कुछ इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो V1, हमारा यहाँ पर जो V1 होता है, V1 क्या होगा? V1 क्या होगा? V1 जो होगा वो एक्चुअली ये जो ईएमएफ है कि वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, ये ईएमएफ एंड यहाँ पर जो लॉसेस हो रहा है, लॉसेस के बीच जो फेजर समेशन ईएमएफ एंड R1 X1 में जो लॉस हो रहा है इसका फेजर समेशन है। मतलब कि E1 प्लस I1 इंटू लॉसेस जो हो रहा है, एक तो वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है, ठीक है, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर I1 R1 हो रहा है रेजिस्टेंस में, और रिएक्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है? I1 X1। तो इसको हम लिखेंगे I1 मतलब कि R1 प्लस A इंटू X। तो ये तो एक तरह से हमारा इम्पीडेंस है, एक तरह से हमारा रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को लेके एक इम्पीडेंस है। तो इस इम्पीडेंस में जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज प्लस हमारा यहाँ पर जो फाइनली इसके बाद जो हमें ईएमएफ इंड्यूस्ड यहाँ पर हो रहा है, दोनों का फेजर समेशन जो है वही हमारा V1 है। और यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन क्यों लिए हैं? क्योंकि हम जानते हैं जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है और बैक ईएमएफ जिसको हम कहते हैं, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो वोल्टेज जो हमारा जो सप्लाई वोल्टेज है उसका पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, 180 ऑपोजिट में रहता है, इसलिए इसको हमने नेगेटिव किया। तो ये बेसिकली हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। अब E2 जो होता है, ये जो E2 डैश, इस E2 डैश को हम कैसे लिखेंगे? डैश, तो E2 डैश क्या है? देखो E2 डैश एक रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप हो रहा है, और यहाँ पर जो रिएक्टेंस है यहाँ पर ड्रॉप। तो रेजिस्टेंस ड्रॉप प्लस रिएक्टेंस ड्रॉप, टोटल जितना होगा वही हमारा
E2 डैश। क्यों? क्योंकि रोटर सर्किट तो शॉर्ट सर्किट रहता है, रोटर का जो वाइंडिंग होता है वो शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो तुरंत क्या होगा, यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा। हम जानते हैं एक करंट फ्लो होगा, करंट कितना है I2 डैश। तो I2 डैश अगर करंट फ्लो होगा तो ये इस रेजिस्टेंस रिएक्टेंस में ड्रॉप करेगा कि नहीं? तो यहाँ पर अगर जो ये जो टोटल वोल्टेज होगा या टोटल ईएमएफ होगा, ये इन रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में ड्रॉप कर जाएगा। तो E2 डैश क्या होगा, E2 डैश होगा इसका ड्रॉप प्लस रिएक्टेंस में जो ड्रॉप होगा वही डैश होगा। तो यहाँ पर I2 डैश इंटू ये दोनों मिलके अगर हम इसकी इंपीडेंस मान ले तो R2 प्लस जे एस इंटू एक्स। तो ये हो गया हमारा। ओके, अब ये एक स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप हम देखते हैं, जैसे कि हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर, इसको अलग से हम देखते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द रोटर। Okay, so we shall now see how mechanical load of the motor is replaced by the equivalent electrical load. देखो सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में रोटर है और रोटर में हम जानते हैं मैकेनिकल लोड रहता है। सो इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने के लिए उस मैकेनिकल लोड को इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल लोड में हमें कन्वर्ट करना। इज इट क्लियर? मैकेनिकल हम जानते हैं रोटर साइड में क्या होता है, मैकेनिकल लोड होता है। जो लोड होता है वो तो हमारा मैकेनिकली लोड होता है, क्योंकि यहाँ पर तो आउटपुट हमें मैकेनिकली मिलता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर दोनों पावर इलेक्ट्रिकल होता है, मोटर में तो ऐसा नहीं होता है। मोटर में स्टेटर इनपुट रोटर इनपुट ये तो इलेक्ट्रिकल होता है, लेकिन रोटर का जो आउटपुट होता है वो मैकेनिकल आउटपुट होता है। सो इस मैकेनिकल लोड को इलेक्ट्रिकल लोड पे हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके हम इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। वैसे हमारा जो रोटर का जो करंट होता है, जैसे I2 डैश का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, रोटर फेज करंट जो है, रोटर फेज करंट ये क्या है, हमारा रोटर फेज करंट है, रोटर फेज करंट, रोटर फेज करंट I2 डैश, इसका फॉर्मूला बताओ। सर E2 डैश बाय Z2 डैश। E2 डैश बाय Z2 डैश। E2 डैश क्या है सर EMF पर फेज। EMF पर फेज ऑन रनिंग रोटर कंडीशन। EMF पर फेज। हाँ, तो वो Yes, क्या sir. है, E2 डैश को हम कैसे लिखते हैं, S into E2. E2। ठीक है, और Z2 डैश जो होता है क्या होता है, रूट अंडर R2 स्क्वायर प्लस SX2 स्क्वायर। SX2 स्क्वायर। यह है हमारा रोटर का फेज करंट अंडर रनिंग कंडीशन। ओके, अब देखो इसका अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एक रेजिस्टेंस है, ये टोटली रोटर साइड है। ठीक है, इसमें स्टेटर साइड नहीं है। रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रिएक्टेंस है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा सप्लाई। तो क्या है, S इंटू E2, S इंटू E2, और यहाँ पर ये जो पार्ट है ये क्या है, R2 रोटर रेजिस्टेंस। यहाँ पर करंट जो पास हो रहा है I2 डैश, ये करंट, और ये जो यहाँ पर ये जो पैरामीटर है ये क्या है, S इंटू एक्स। ये वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, एक्स वेरी करता है, ये एस के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये वेरिएबल है। ठीक है, तो इसका एक
इक्विवेलेंट डायग्राम हमने बनाया। अब देखो यहाँ पर मैथमेटिकली this value is unaltered by writing I2 equal to E2 divided by under root R2 S square plus X2 square। लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, इस तरह से लिख सकते हैं। देखो दोनों Yes, सेम sir. ही इक्वेशन है, सेम। Yes, ये sir. एस को मैंने यहाँ पर ले आया नीचे, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका अगर हम एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा। देखो अब यहाँ पर X2 तो कांस्टेंट है, बट ये जो पार्ट है, रेजिस्टिव पार्ट है, ये के साथ वैरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ले लो, सेम सर्किट। ये हमारा क्या है, अब ये E2 हो गया, E2। ठीक है, ये E2 है, इसको हम X2 से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो गया हमारा R2 बाई S। लेकिन ये टर्म यहाँ पर वेरी करे, ठीक है, टर्म यहाँ पर वेरी करे। अब the quantity R2 by S, this quantity is greater than R2। ये R2 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? R2 by S, ये टर्म R2 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? बताओ तो। The quantity R2 upon S is greater than R2, होगा कि नहीं होगा? देखो स्लीप का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन में रहता है ना। इंडक्शन मोटर का जो स्लीप होता है अंडर रनिंग कंडीशन, वो फ्रैक्शन में रहता है कि नहीं? तो ये अगर फ्रैक्शन में मतलब कि ये यहाँ पर स्लीप क्या होता है, पॉइंट के वैल्यू में रहता है ना, 0.02, 0.03, 0.5, 0.6 इस तरह से रहता है, फ्रैक्शन में रहता है। तो ये नीचे का पार्ट अगर फ्रैक्शन में रहेगा तो ये जो टोटल है R2 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? R2 से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा? R2 से ये बड़ा होगा। Yes, sir. ठीक है, so therefore R2 by S can be divided into a fixed part R2 and a variable part R2 by S minus R2। देखो ये समझ में आ रहा है, ये लाइन को जो मैं लिखा, स्लीप का वैल्यू फ्रैक्शन में रहता है, सो यहाँ पर R2 बाई एस का जो टोटल जो वैल्यू होगा वो R2 से ग्रेटर होगा। मान लो कि R2 हमारा 20 ओम है, R2 हमारा 20 ओम, स्लीप 0.04, स्लीप हमारा 0.04 है। सो ये जो R2 बाई एस इसका वैल्यू कितना आएगा? R2 बाई एस इसका वैल्यू क्या आएगा? देखो हमने क्या बताया, R2 इज इक्वल टू 20, स्लीप का वैल्यू मान लो कि 0.04, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 20 इंटू 100 बाई 4, 5, तो देखो 500 आ रहा है, आया कि नहीं? सो ये जो टर्म R2 से बड़ा है, सो R2 by S can be divided into a fixed part, मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस है
ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का दोनों पार्ट है, एक क्या है, एक है हमारा R2 और बाकी पार्ट क्या होगा, ये R2/S से R2 माइनस कर देने से जो रेजिस्टेंस बचेगा वही हमारा दूसरा पार्ट है। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. तो R2/S इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका दोनों पार्ट है, एक R2 है और एक R2 इंटू 1/S माइनस 1/S-1, मतलब कि ये जो टर्म इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो R2/S माइनस R2 आएगा, ठीक है, ये जो टर्म है। तो R2/S को हम दोनों पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स पार्ट होता है जो कि हमारा रोटर का रेजिस्टेंस है और एक अलग से जो पार्ट होता है वो हमारा R2 इंटू 1/S माइनस 1 होता है, ठीक है। अब इसका अगर हम एक सर्किट बनाएंगे तो क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर ये होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा P2 है, इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर R2/S इसको दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, देखो सेम सर्किट है, इसको हम दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया है R2/S। तो R2/S को डिवाइड कर देने से क्या होता है, सॉरी, ये हमारा R2 होगा, ये हमारा R2 होगा, ये X2 है और ये जो पार्ट है वो बताओ तो ये कौन सा पार्ट होगा, इसको हमने दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक R2 और इसका वैल्यू क्या आएगा, Sir, R2 into 1/S minus 1. R2 इंटू 1/S माइनस 1 ये आएगा। सो ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, यही मैकेनिकल पावर जो डेवलप हो रहा है रोटर का, उसका इलेक्ट्रिकली इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टर्म से, ठीक है। This part is variable resistance load and the power delivered to this load represent the total mechanical power developed in the rotor. So mechanical load, so यहाँ पर हम लिख सकते हैं mechanical load can be replaced by variable resistance load of value R2 into 1/S minus 1, okay, R2 1/S minus 1, ठीक है। So this is known, this is known as load resistance RL. So RL क्या होगा, RL इक्वल टू R2 इंटू 1/S माइनस इसका वैल्यू आएगा। तो ठीक है, आज तो टाइम खत्म होने वाला है, आज यहीं पर क्लास को एंड करते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सर्किट अभी खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा सौरभ अटेंडेंस मुझे भेज देना, ठीक है।